क्या हमारा ये प्लेनेट अर्थ, बाकी के प्लेनेट और यहाँ तक कि कंप्लीट यूनिवर्स भी रियल ना होकर किसी हायर कॉन्शियसनेस बीइंग के दिमाग के अंदर चलने वाली प्रोसेस है? क्या ये सच है कि जिस यूनिवर्स के अंदर हम गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स या फिर अलग अलग तरीके के मैटर और रिएक्शंस को देखते हैं, वो यूनिवर्स की रिएक्शन ना होकर किसी इंटेलिजेंट बीइंग के दिमाग के अंदर चलने वाली प्रोसेस है? क्या ये मान लेना किसी भी तरीके से सही होगा कि हम कहीं और नहीं बल्कि किसी एलियन जीव के दिमाग के अंदर रह रहे हैं? वेल गाइस, ये चीज सुनने में आपको जितनी ज्यादा अजीबोगरीब लग रही है, प्रैक्टिकली हमारी साइंस उतनी ही तेजी के साथ इस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर हमारी साइंस को इस यूनिवर्स में ऐसा क्या ही दिख गया या उन्हें ऐसा क्या ही पता चल गया जिसकी वजह से वो इस अजीब सी थ्योरी के साथ पूरी दुनिया के सामने आए हैं। वेल गाइस, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की ये वीडियो आपको ना सिर्फ साइंस की एक अजीब सी रियलिटी बताएगी, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई भी बताऊंगा जिसे जानने के बाद ये बात आपके दिमाग में पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि आज साइंस जिस चीज को अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, टेक्निकली हमारे पूर्वज उसे कई सौ साल पहले ही लिखकर जा चुके हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए एक बार फिर से विद एविडेंस सॉल्व करते हैं एक नई मिस्ट्री को। असल में गाइस, अगर आपको ये लगता है कि ये आइडिया कि हम रियल वर्ल्ड में ना रहकर किसी बीइंग के दिमाग के अंदर रह रहे हैं, ये काफी ज्यादा इमेजिनरी और नया है, तो सॉरी टू से दिस, लेकिन आप गलत हैं। असल में गाइस, इस पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेट जितने भी रिलीजन है और उसमें जितने भी ग्रेट फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हम इंसान और हमारी ये पूरी दुनिया रियलिस्टिक ना होकर सिर्फ ब्रेन के अंदर होने वाली प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए हिंदू फिलोसफी के अनुसार ये पूरी ही दुनिया जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ये कहीं और नहीं बल्कि ईश्वर यानी कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के दिमाग के अंदर चल रहा सपना ही है। और जो भी चीज यहाँ पर हम भौतिक देखते हैं वो माया यानी कि इल्यूजन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर बुद्धिज्म की भी की जाए तो यहाँ पर भी ये माना जाता है कि ये कंप्लीट यूनिवर्स सिर्फ ब्रेन से ओरिजिनेटेड एक ख्याल ही है और अल्टीमेटली रियलिटी ये है कि हमारे आसपास की ये चीजें रियल नहीं बल्कि चेतना से निकली है। अब बात अगर इस साइड को छोड़कर वेस्टर्न फिलोसफी की जाए तो भी वहां पर हमें एक बेहद ही अजीब लेकिन काफी सिमिलर चीज पढ़ने को मिलती है। असल में वेस्टर्न फिलोसफी में 500 बीसी के आसपास एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर भी हुए जिनका नाम था एनेक्सगोरास। इंटरेस्टिंगली उन्होंने उस समय पूरी दुनिया के सामने एक बेहद ही अजीब सा कॉन्सेप्ट भी रखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी ये कंप्लीट यूनिवर्स और इसके अंदर मौजूद सभी गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और सारा ही मैटर ये कुछ और नहीं बल्कि एक कॉस्मिक माइंड है, जिसे उनके द्वारा नाम दिया गया नूओस। यानी कि इन शॉर्ट, आप इस कंप्लीट यूनिवर्स में जो कुछ भी देखते हो वो कुछ और नहीं बल्कि किसी दूसरे बीइंग के दिमाग का हिस्सा है। इंटरेस्टिंगली एनेक्सगोरास की इसी फिलोसफी को सपोर्ट करते हुए आगे चलकर चाइना के फेमस फिलोसोफर ज़ुआंगज़ोउ ने भी क्लियरली ये बोला था कि हम हमारे इस अनंत ब्रह्मांड को जिस तरीके से देखने और इसके रहस्य सुलझाने का ट्राई कर रहे हैं, उस तरीके से हम कभी भी इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम इसे एक लिविंग ब्रेन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने इस ब्रह्मांड और अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर अब इस पूरे ही सिनेरियो को देखा जाए तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि ये कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया नया नहीं बल्कि कई सौ साल पुराना है, जहां पर समय समय पर इन तरीके की चीजें सोसाइटी के सामने रखी गई हैं। लेकिन देखो गाइज, हर एक रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हुए हम इन चीजों को पढ़ते हैं, समझते भी हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हम इनके ऊपर भरोसा नहीं करते और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है साइंस। असल में देखो, जहां एक तरफ फिलोसफी या फिर कोई भी स्टोरी किसी भी इंसान के दिमाग की उपज हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जो हमेशा ही लॉजिक और रियलिटी के ऊपर बेस होती है। तो इस पॉइंट पर अब सारी ही चीजों को साइड में रखते हुए बात अगर सिर्फ साइंस की ही की जाए तो क्या साइंस के अंदर भी हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करें? वेल गाइज, बिल्कुल मिलते हैं। साल 2020 इटालियन रिसर्चर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वेज़ा और न्यूरोसर्जन एल्बर्टो फेलेटी एक इवेंट के दौरान आपस में मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ फ्रैंको स्पेस से जुड़ी हुई मिस्ट्री से पर्दा उठाने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एल्बर्टो ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसके बारे में साइंस को और ज्यादा सटीक जवाब देने का काम करते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस इवेंट में एक दूसरे से बात करने के
दौरान इन लोगों को ये चीज क्लियर होती है कि जिस भी मैटर और वर्किंग को काफी मैसिव स्केल में यूनिवर्स होल्ड करके बैठा हुआ है, सेम वैसी ही लेकिन छोटे स्केल पर ही वर्किंग प्रोसेस और कंपोनेंट एक इंसानी दिमाग के अंदर भी मौजूद है। और गाइस फिर क्या था, ये जानने के बाद इन दोनों ही रिसर्चर्स ने साथ मिलकर अपनी एक नई रिसर्च को कंडक्ट करना शुरू किया, जिसके बारे में शायद उन्हें उस वक्त ये नहीं पता होगा कि यही रिसर्च आगे चलकर हम इंसानों के पूरे ही बिलीफ सिस्टम को हिलाकर रख देगी। असल में गाइस इन रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च को काफी ज्यादा इजी रखने के लिए प्रैक्टिकली उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 अपीयरेंस, नंबर 2 स्ट्रक्चर और नंबर 3 कॉम्पोजिशन। अब बात अगर सबसे पहले अपीयरेंस की जाए तो जब उन्होंने यूनिवर्स और ब्रेन को आपस में कंपेयर करना शुरू किया तो इनिशियल स्टेज पर उन्हें उनमें कोई भी सिमिलरिटीज नजर नहीं आई, जिसके चलते हुए इनिशियली उन्हें ये बात पूरे तरीके से समझ में आ गई कि आखिर क्यों साल 2020 तक हम इंसान हमारे ब्रेन और यूनिवर्स की इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। असल में देखो गाइस, साल 2020 तक जितनी भी रिसर्च ब्रेन और यूनिवर्स के कनेक्शन को ढूंढने के लिए की गई थी, उन सभी में हमने एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को इग्नोर किया था और वो था साइज। असल में देखो गाइस, हम सभी को पता है कि ये यूनिवर्स एक तरीके से इन्फिनिटी टाइम्स काफी ज्यादा मैसिव है, जबकि बात अगर ह्यूमन ब्रेन की जाए तो भाई उसका साइज तो यूनिवर्स के सामने कहीं पर एग्जिस्ट तक नहीं करता। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इन्होंने सबसे पहली बार ह्यूमन ब्रेन को 40x जूम पर रखकर उसके अंदर चलने वाली प्रोसेस और पैटर्न को ऑब्जर्व किया एंड बिंगो, इनके सामने आया कुछ ऐसा जिसे देख इन दोनों के ही पसीने छूट गए। एक्चुअली गाइस, इस रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद उन्हें हमारे ब्रेन में सेम वही पैटर्न और डॉट्स दिखाई देने लगे जो कि रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा यूनिवर्स की फोटो को क्लिक करने के दौरान दिखाई दिए थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब इस ब्रेन इमेज को और ज्यादा जूम करके देखा गया तो इन डॉट्स को कनेक्ट करने वाली छोटी छोटी लाइंस भी हमें दिखने लगी। ये ठीक वही पैटर्न था जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा यूनिवर्स की फोटो को क्लिक करने के दौरान कैप्चर किया गया था, जिससे ये बात पूरे तरीके से क्लियर हुई कि अगर अपीयरेंस की बात की जाए तो एक ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में हमें काफी हद तक की सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। अब देखो गाइस, अपने पहले पैरामीटर को सक्सेसफुली क्रॉस करने के बाद अब समय था अपने दूसरे पैरामीटर यानी कि स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने का। एंड बिलीव मी, ये डेटा जैसे ही उनके सामने आया उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। असल में गाइस, उन्होंने ये देखा कि ऑन एन एवरेज ब्रेन का हर एक न्यूरॉन अपने बगल के 4 दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड रहता है। इंटरेस्टिंगली यही सेम पैटर्न हमें यूनिवर्स में भी देखने को मिलता है। असल में गाइस, यूनिवर्स में भी नॉर्मली एक गैलेक्सी अपने पास की 4 या फिर 5 गैलेक्सी से कनेक्ट रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्रेन के अंदर मौजूद एक न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन और कभी कभी तो खुद के अंदर होने वाली एक्टिविटी के ट्रेसेस भी बगल वाले न्यूरॉन्स के साथ शेयर करता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि रीसेंट स्टडीज ये बात पूरे तरीके से क्लियर करती हैं कि बगल बगल में मौजूद 2 गैलेक्सीज भी ठीक इसी तरीके की इंफॉर्मेशन को आपस में ट्रांसफर करती हैं। हालांकि देखो, गैलेक्सीज के केस में ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसफर होती है या फिर किसी और चीज की वजह से, प्रैक्टिकली इसकी मिस्ट्री हम ना ही अभी तक सुलझा पाए हैं और ना ही इसके ऊपर ज्यादा ठीक से रिसर्च कर पाए हैं। अब देखो गाइस, इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अब इन दोनों ही रिसर्चर्स को काफी हद तक ये लगने लगा कि मे बी हमारी ये यूनिवर्स कुछ और नहीं बल्कि एक जाइंट लिविंग ब्रेन हो सकता है। लेकिन फिर भी किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले इन्हें इस चीज को और ज्यादा वेरीफाई करना था और इसलिए गाइस इन्होंने शुरू किया अपना तीसरा पैरामीटर जो था कॉम्पोजिशन। असल में गाइस, इस पैरामीटर में इन्होंने दोनों ही ऑब्जेक्ट्स यानी कि ब्रेन और यूनिवर्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना शुरू किया। इंटरेस्टिंगली उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ब्रेन के अंदर लगभग 69 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि बात अगर यूनिवर्स की जाए तो यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज। अब ये डिफरेंस देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये पैरामीटर तो पूरे ही तरीके से गलत प्रूफ हुआ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली 69 बिलियन और 100 बिलियन में जमीन आसमान का अंतर होता है। बट गेस व्हाट गाइस, प्रैक्टिकली इनका यही डिफरेंस इस थ्योरी की सबसे बड़ी नींव बना। असल में देखो, बात अगर न्यूरॉन्स की जाए तो न्यूरॉन्स की क्वांटिटी ब्रेन के कंप्लीट मास का लगभग 30% होता है और ये ब्रेन में एक्टिव रोल निभाते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हमारे ये न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर ऐसे ही शांत नहीं बैठते हैं बल्कि आपस में कनेक्शन बनाते हैं और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। अब इस बिहाफ पर बात अगर गैलेक्सीज की जाए तो 100 बिलियन गैलेक्सीज कंप्लीट यूनिवर्स का भी लगभग 30% होल्ड करती है। एंड गेस व्हाट, ये भी
यूनिवर्स में शांत ना बैठकर एक्टिव रोल ही निभाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बात अगर अब इन दोनों के ही बचे हुए उस 70% हिस्से की जाए, भाई उसमें भी हमें काफी हद तक की सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। असल में देखो, हमारे ब्रेन और यूनिवर्स का वो बचा हुआ 70% मास का कंपोजिशन इनर्ट सब्सटेंस से बना हुआ होता है, जो टेक्निकली आपस में किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अब ब्रेन के केस में देखा जाए तो वो 70% सब्सटेंस है पानी का, जबकि यूनिवर्स के केस में देखा जाए तो वो है डार्क मैटर। तो गाइस फाइनली अब इतनी सारी सिमिलरिटीज देखने के बाद क्या इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स एक लिविंग ब्रेन ही है? शायद नहीं। असल में देखो, किसी भी जिंदा ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है थॉट्स को जनरेट करना, और ये तब होता है जब हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद हजारों न्यूरॉन्स आपस में मिलीसेकंड में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसफर करके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अब बात अगर यूनिवर्स की जाए तो यस, यूनिवर्स में भी मौजूद प्लेनेट, स्टार्स या फिर गैलेक्सीज एक दूसरे से कोलाइड करके या फिर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के जरिए एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में बनी रहती है। एग्जाम्पल के लिए साल 2014 में ओहायो यूनिवर्सिटीज के एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी रिसर्च में इस बात को प्रूफ करके दिखाया था कि खुद से लाखों या फिर करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद गैलेक्सीज भी एक दूसरे के हिसाब से अपने स्पिन अलाइनमेंट के पैटर्न को बनाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस रिसर्च ने तो ये भी प्रूफ करके दिखाया कि मेजॉरिटी ऑफ गैलेक्सीज जिनके अंदर ब्लैक होल मौजूद होता है, वो उस ब्लैक होल को बैलेंस रखने के लिए एक ही समय पर एक ही तरीके के अलाइनमेंट को भी शो करती हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये ठीक ऐसा ही है कि एक करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद गैलेक्सीज आपस में कांटेक्ट करके बिल्कुल सही समय पर और सही डायरेक्शन में एक साथ अलाइनमेंट को सेट कर देती हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज तक भी हमारे रिसर्चर्स इस जादुई से कनेक्शन को ना ही समझ पाए हैं और ना ही इसे एक्सप्लेन कर पाए हैं। अब बात अगर ह्यूमन ब्रेन की जाए तो नॉर्मली जब भी आप अपने दिन के टास्क को परफॉर्म करते हो, तब भी हमारे ब्रेन में एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर मौजूद न्यूरॉन्स आपस में इसी कनेक्शन को एस्टैब्लिश करके हमारी बॉडी को एक्शन लेने लायक बनाते हैं। बट गाइज, इसी के साथ ही जनरेट होता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस। असल में देखो, क्योंकि हम इंसानों के दिमाग का साइज काफी ज्यादा छोटा है, प्लस हमारे न्यूरॉन्स आपस में मिलीसेकंड में ही हजारों इंफॉर्मेशन को इधर उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हम इंसान विद इन अ सेकंड नए नए थॉट्स को जनरेट करने के साथ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जब हम इस थ्योरी को यूनिवर्स के ऊपर लगाते हैं, तो एक तो भाई यूनिवर्स का साइज ही अपने आप में काफी ज्यादा मैसिव है, साथ ही यूनिवर्स में होने वाली इंफॉर्मेशन चेंज रिएक्शन की स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो है। तो अगर हम ये मान लें कि यूनिवर्स एक जीता जागता दिमाग है, तो उस दिमाग में अगर कोई भी थॉट बनेगा तो उसे बनने में बिलियन ऑफ ईयर्स का समय लगेगा। और गाइज, यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साल 2020 में इस रिसर्च में इतनी कामयाबी को हासिल करने के बावजूद भी ये दोनों रिसर्चर्स इस बात को प्रूव नहीं कर पाए कि यूनिवर्स ना होकर एक लिविंग ब्रेन है। बट गाइज, उनकी इसी नाकामी ने इसी पॉइंट पर एक ऐसी नई मिस्ट्री को भी जन्म दिया जिसने इस पूरे ही सिनेरियो को इजी करने की बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। असल में गाइज, आज की डेट में हमारी मेडिकल साइंस काफी हद तक इस चीज को प्रूव कर चुकी है कि अलग अलग स्पीशी के हिसाब से उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक उनकी बॉडी और दिमाग के अकॉर्डिंग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए, हम इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 75 से 80 सालों के बीच होती है, जबकि बात अगर फ्लाई यानी कि मक्खी की जाए तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग सिर्फ 15 से 30 दिन की होती है। तो इस बिहाफ पर अगर एक इंसान और एक मक्खी की बायोलॉजिकल लाइफ को देखा जाए तो उसमें समय बिल्कुल ही अलग तरीके से चलता है, क्योंकि जहां एक तरफ हम इंसानों को जन्म लेने के बाद मैच्योर होने और अपनी लाइफ को समझकर जीने में लगभग 78 से 80 सालों का समय लगता है, तो वही ये सारा ही प्रोसेस एक फ्लाई को 15 से 30 दिन के अंदर करना होता है। तो टेक्निकली एक फ्लाई के लिए टाइम एक इंसान के कंपैरिजन में काफी ज्यादा तेज चलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर इसी पॉइंट पर हम आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को भी ऐड करें, तो भी वो काफी हद तक इस बात को क्लियर करती है कि यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से स्पेस टाइम कर्व होकर काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। तो अब इस पॉइंट पर अगर हम फ्रेंजो और एल्बर्टो की इस थ्योरी को बायोलॉजिकल क्लॉक और आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के बिहाफ पर कंपेयर करें, तो वो क्वेश्चन जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला था, जो हमसे ये कहता है कि अगर ये यूनिवर्स एक लिविंग ब्रेन है तो इसमें थॉट जनरेट होने में बिलियन ऑफ ईयर का समय क्यों लगता है,
ये काफी हद तक क्लियर होता है, क्योंकि गाइस इस पॉइंट पर हम ये मान सकते हैं कि जो समय हमें बिलियन ऑफ ईयर का लग रहा हो, शायद वो उस लिविंग बीइंग के लिए जिसके दिमाग में हम मौजूद हैं, उसके लिए वो कुछ मिली सेकेंड्स ही हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही दुनिया भर के रिसर्चर्स इस अजीब सी थ्योरी के ऊपर दिन रात रिसर्च कर रहे हो, लेकिन इसी से ही मिलते जुलते बहुत से टेक्स्ट हमें एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलते हैं, जहां पर खुद हमारे ही पूर्वजों के द्वारा बहुत सी कथाओं में यह जिक्र किया जाता है कि हमारे ईश्वर के लिए समय हम इंसानों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्लो चलता है। और यही चीज अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है कि जहां एक तरफ आज की मॉडर्न साइंस धीरे धीरे जिस सच की तरफ आगे बढ़ रही है, उसी से ही मिलते जुलते बहुत से प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हमारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में पढ़ने को मिलते हैं। हालांकि देखो गाइस, इस पूरी ही वीडियो को मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं साइंस के एक्सपेक्ट से ही आपको सिखाऊं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें थोड़ा सा रिलीजन और साइंस को मिक्स करके और ज्यादा डिटेल वे में इसे कवर करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब लास्टली गाइस, अगर देखो बात दोबारा से साइंस की जाए तो ये बात पूरे तरीके से सच है कि रिसेंट टाइम में वेस्टर्न वर्ल्ड इस थ्योरी के बेसिस पर यूनिवर्स की मिस्ट्री से पर्दा उठाने के पीछे इस लेवल तक जा चुका है कि अभी रिसेंटली तो एक चलते हुए इंटरव्यू में खुद एलोन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज 1 in billion चांसेस वी आर लिविंग इन बेस रियलिटी, यानी कि बिलियन चांसेस में से सिर्फ एक ही चांस ऐसा बनता है जो हमें इस बात को प्रूव करे कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, हम जैसा इसे देखते हैं या फिर महसूस करते हैं, ये यूनिवर्स ठीक वैसी ही हो। और ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि साल 2020 के बाद से ही जब इन दोनों ही रिसर्चर्स की रिसर्च को बेस मानकर यूनिवर्स की तरफ देखा गया है, हमें काफी हद तक ये चीज समझ में आती है कि आखिर यूनिवर्स का डार्क मैटर, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और बिना किसी बात के बनने वाले वॉइड आखिर काम कैसे करते हैं। वैसे गाइस, ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इन रिसर्चर्स की रिसर्च में दम है और हम एक ऐसी रियलिटी में भी रह रहे हैं जिसके बारे में हमें भनक तक नहीं है? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप विद प्रूफ इन्हीं तरीके की साइंस मिस्ट्रीज को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये 2 वीडियोस दिख रही हैं भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।